अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की कहानी बेटियों से मुतालिक हमारे मुआशरे की फरसुदा सोच की अक्कासी करती है। हमारा आज का मुआशरा चाहे खुद को कितना ही जदीद और मुनसिफाना साबित कर ले, बेटी पहले भी और आज भी बोझ ही समझी जाती है, जिसे किसी दूसरे के हवाले करने तक उसकी हिफाजत इस तरह की जाती है कि बाज़ दफ़ा दम घुटने लगता है। हमारी आज की वीडियो एक सच्चे वाक़े पर मबनी है और ऐसे ही माहौल में पलने वाली लड़की का वाक़या है। वाक़या शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको आप ही के इर्द गिर्द के सच्चे वाक़यात सुनने को मिलेंगे। तो चलें आज का वाक़या शुरू करते हैं। बचपन के दिन सुहाने होते हैं कि तब लड़कियों पर पाबंदियाँ कम होती हैं। मेरे ये दिन तो ऐसे उड़ गए जैसे परदेसी पंछी। वालिदैन ने मैट्रिक तक बामुश्किल पढ़ने दिया। कॉलेज जाने का ख्वाब टूटकर खुद मेरे दिल में चुप कर रह गया जब वालिद ने कह दिया कि सदफ कॉलेज नहीं जाएगी। ये मेरा सबसे हसीन ख्वाब था। डॉक्टर बनूंगी, बाएतमाद जिंदगी बसर करूंगी। रिजल्ट निकलते ही ये सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए कि पराया धन है, अब आगे पढ़कर इसने क्या करना है। 1400 साल पहले अरब लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। मुझे भी किसी ने मेरे सपनों समेत जिंदा दफन कर दिया और मैं कॉलेज ना जा सकी। बेशक हम लड़कियां ज़मीन के अंदर गुम हो जाना पसंद कर लेती हैं, मगर कैद होना नहीं। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ दौलत काफ़ी नहीं होती, इंसान को दिल की राहत के लिए प्यार भी चाहिए होता है। घर में मुझ कम नसीब को वो प्यार ना मिला जिसकी बेटियां हकदार होती हैं। वालिदैन अपने कामों में मसरूफ़, कोई हम उम्र बहन न भाई। सहेलियों से उनके घर जाने पर पाबंदी, बाजार जाने पर कदगन, कहीं जा न सकती थी। घर बैठी किसी सहेली को बुलवा लूं तो वो कहती कि हर बार मैं ही तुम्हारे पास आऊं, तुम क्यों नहीं आते मेरे घर? क्या तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है? क्या बताती कि मुझे तुम्हारे क्या किसी सहेली के घर जाने की इजाज़त नहीं है। मैं घर में रहकर इतनी बोर होती कि जी चाहता भाग जाऊं कहीं, लेकिन जानती थी जो लड़कियां इस तरह घर से कदम बाहर निकालती हैं वो दर बदर की ठोकरें खाती। जो पढ़ना चाहे पढ़ ना सके, कुछ हुनर सीखना चाहे ना सीख सके, नाम पैदा करना चाहे तो वो नहीं हो सकता। तो ऐसी बेकार जिंदगी का कोई क्या करे। कई साल ऐसे ही हब्स में गुजर गए। मैं थक गई थी ऐसी जिंदगी से कि जिस जिंदगी का कोई मकसद ना हो। घर के काम काज में मसरूफ हो जाती तो थोड़ी देर के लिए वक्त की बेरहमी का एहसास मिट जाता। जब काम खत्म हो जाते और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती तो हाथ ही मुझसे सवाल करते, क्या हमें इसलिए बनाया गया था कि हम कोई आला काम सरंजाम ना दें, बल्कि खुद को बेकार से कामों में खपा कर बेकार हो जाएं। अबू का मिजाज तेज था। रिश्तेदार भी सहज सहज कर हमारे घर में कदम रखते थे। चची, मुमानी, ताई सभी अच्छी थी, लेकिन मेरे वालिदैन के रवैये ने मुझे जकड़ रखा था। सोचती थी कि घर वालों की सख्तियां ऐसे ही रही तो मेरे दिल के जख्म कब भरेंगे, तन्हाई से मेरा कश्तो खून कब तक जारी रहेगा। एक मशरकी लड़की को मगर ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। फुफ्फो तसल्ली देती कि ये सब तुम्हारे भले ही के लिए है। ईद का दिन मेरे लिए सबसे जालिम दिन होता था, जब सभी अपने अजीजों रिश्तेदारों से मिलते और मैं घर में अकेली होती। कोई अगर ईद पर घर आ जाता तो मुझे फौरन दूसरे कमरे में जाना पड़ता था। हिदायत थी कि किसी रिश्तेदार लड़के के सामने नहीं आना, ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी, तुम्हारी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। ज़्यादा हंसना बोलना सब मना था, तो सांस लेना मना क्यों नहीं। ईद पर मेरे लिए कपड़े बन जाते, लेकिन मैं ये कपड़े पहनूं तो इस खूबसूरत लिबास को देखेगा कौन। लड़कियां तो एक दूसरे का लिबास ही देखती हैं और मैं गूंगी होती जा रही थी। बोलने से भी डरती थी। अब मैं बंद कमरों में दीवारों से कलाम करने और कहीं घूमने ना जाने की आदी होती जाती थी। मोहल्ले की लड़कियां मगरूर और घमंडी कहती थीं। तब मुझे यही एहसास होता था कि मैं एक जीती जागती हसीन मूर्ति हूँ कि माँ बाप ने जब चाहा अपनी मर्जी से इधर उधर रख दिया। अगर मैं जीऊँ तो उनकी इजाज़त से, मरूं भी तो उनकी मर्जी से। ऐसे में बागी सोचें हर वक्त मुझ पर वार करती थी, मगर जानती थी कि बागी सोचों के रथ पर सवार होकर घर की दहलीज पार करते ही उनकी बर्बादी का आगाज हो जाता है।
कहते हैं ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। सोचती थी कि इस मुख्तसर ज़िंदगी में मुझे मेरे घर वाले कभी कुछ ऐसा काम नहीं करने देंगे जिससे मेरी रूह की तस्कीन हो, मेरी शनाख्त कायम हो और लोग मेरे अच्छे और तख्लीकी कामों की वजह से मुझे पहचानें। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, मगर कॉलेज ना जाने की वजह से मैं रिश्तेदार लड़कियों से कहीं पीछे रह गई थी। मुझे तस्वीरें बनाने का शौक था। माँ मेरी बनाई हुई तस्वीरों को आग दिखा देती कि ये एक बेकार और शैतानी काम है। शेर व शायरी भी मुझे अच्छी लगती। माँ कहती ये सब लड़कियों को ज़ेब नहीं देता, ये उनको बेहयाई सिखाती हैं। वो दीवाने गालिब को मेरे हाथ से छीन लेती थी। गर्ज के उन दिनों मेरी ज़िंदगी में खुशी नाम की कोई चीज़ ना रही। एक फुफ्फो मेरा वाहिद सहारा थी। समझाती कि ये सब तेरे भले के लिए है। माँ बाप तेरे दुश्मन नहीं हैं, वो तुझे ऐसे रखना चाहते हैं जैसे सीप में बंद मोती, ताकि तेरी आबोताब कायम रहे। इस मोती की आब को कोई चुरा कर ना ले जाए। सिर्फ तो इस बात को समझ के लड़कियों की कदर सिर्फ शौहरों के पास होती है। अगर उसको खबर हो जाए कि जो मोती उसने अपनी पगड़ी में सजाया है और उसकी आब को कोई और चुरा कर ले गया है, तो फिर वो उस मोती को कंकर समझकर पैरों तले रोंद डालता है। ये मर्द की फितरत है। वो खुद तो ऐसी बीवी चाहता है कि जिसको आसमान ने भी ना देखा हो और खुद दूसरी औरतों को फूल समझकर भंवरे की तरह सूंघता फिरता है। मैं फूफो की बात का यकीन कर लेती। उनकी तसल्लियां मुझे ढारस देती कि लड़कियों को तन मन से ही नहीं, अपनी सोचों से भी उजला और पाक साफ होना चाहिए, तभी खुदा की मेहरबानी होती है और उसका घर बनता है और जन्नत जैसी राहत से भर जाता है। हर शौहर पाकबाज बीवी की ऐसी कदर करता है जैसे वो जन्नत से उतरी हुई हूर हो। जो कल मुझे इल्म हासिल ना करने से था, कुछ हुनर ना सीख पाने से था, सब आजुर्दगियों को मैंने मुस्तकबिल की इन्हीं उम्मीदों के ढेर में दफन कर दिया। इस ख्याल में गुम हो गई कि जब शादी होगी और मेरे जीवन साथी को एक अछूती लड़की मिलेगी, कभी जिसने बिला वजह घर से बाहर कदम ना निकाला होगा, तो वो मेरी कदर करेगा, जमीन से मुझे आसमान पर बिठा देगा। 17 बरस की उम्र थी जब मेरा रिश्ता आ गया। ये गैर लोग थे। अब्बा जान के एक दोस्त की मार्फत से ये रिश्ता आया था। मुख्तसर सी फैमिली थी, 2 भाई और एक माँ, खुशहाल कुनबा। बड़ा भाई कमाने को सऊदी अरब गया हुआ था। मेरी शादी छोटे वाले लड़के से हो गई जिसका नाम शहजाद था। अब्बा के दोस्त ने उन लोगों की बहुत तारीफ की। वालिद ने जाना ये रिश्ता अच्छा है, मेरी लड़की सुखी रहेगी और ऐश करेगी। वालिद ने अपनी हैसियत से बढ़कर जहेज दिया। ससुराल में मेरी खूब पजीराई हुई। जल्द ही पता चल गया कि मेरा शौहर नामदार तो कोई काम नहीं करता। बड़ा भाई सऊदी अरब की एक मशहूर कंपनी में काम करता है। वो कमा कर भेजता है और ये खाते पीते हैं। मेरा शौहर माँ का लाडला था। बाप फौत हो चुके थे। ये मामू की सरपरस्ती में पला था और गली मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ खेल कूद कर जवान हुआ था। वालिद साहब से कहा गया था कि FA पास है, लेकिन मैट्रिक भी ना किया था और स्कूल से भागकर आवारा लड़कों की मंडली का सिंगार बन गया। उसके सारे दोस्त नशा करते और हीरोइन भरे सिगरेट पीते थे। आदमी अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। शहजाद इखलाकी कदरों पर यकीन ना रखता था। उसको खबर ही ना थी कि कंकर और आबदार मोती में क्या फ़र्क होता है। वो तो सभी को कंकर समझता था। मेरी हिफाजत माँ बाप ने ऐसे की थी कि हमारी बेटी को ज़माने की हवा न लगे। जिस घर जाए सभी इसकी इफ़्फ़त व अस्मत की कस्में खाएं और वो शौहर के दिल पर राज करे। जब शौहर ही ऐसा गया गुजरा हो कि जिसको उसकी इफ़्फ़त व अस्मत की परवाह ना हो, जो दूसरों की बहू बेटियों पर बुरी नज़र रखता हो और चोर उचक्के बदमाश उसके संगी साथी हों, तो ऐसी शख्स से कोई इफ़्फ़त व माब औरत भलाई की क्या तवक्को कर सकती है। सच है, नशा आदमी के ज़मीर को मार देता है। उसको ना सिर्फ बेहमियत बना देता है बल्कि आदमी ही नहीं रहने देता। शहजाद के ऐबो सवाब भी तब तक छुपे रह सके जब तक उसका बड़ा भाई खर्चा भेजता रहा। जूं ही वहाँ से ये मनोसलवा बंद हुआ, उन लोगों के हवास जाते रहे। मेरे जेठ ने वहाँ शादी कर ली और हमारे खर्चे से हाथ खींच लिया कि अब शहजाद भी कुछ कमाने की सही करे। मैं कब तक उसको पालता रहूँगा। ये दूर अंदेश लोग ना थे कि बुरे वक्त के लिए कुछ बचा कर रखते। नतीजा ये निकला कि पहले से ठाट बाट ना रहे बल्कि दाल रोटी के भी लाले पड़ गए। शहजाद को भला कमाने से क्या इलाका, वो तो निखटुओं की मंडली का सरदार था। अब पैसे ना होने की वजह से ये सरदारी भी खतरे में पड़ गई। सास बात बात पर मुझसे उलझने लगी कि जब से तुम आई हो हम पर बुरे दिन आ गए हैं। मैके वालों से कहो कि इस बुरे वक्त में दामाद का साथ दें। वालिद साहब को हालात का अंदाज़ा हुआ तो वो माली मदद करने लगे।
2 سال تک انہوں نے ہمارا خرچہ اٹھایا، اب پتہ چلا کہ شہزاد کمانے کا ڈھنگ ہی نہیں جانتا، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، کوئی ملازمت دلوا دیتے۔ شہزاد کے ماموں نے سر کھا لیا کہ اب شہزاد بھی کچھ کمائی کرے۔ انہوں نے اپنی جمع پونجی سے دکان ڈال کر دی۔ بھانجے نے چند ماہ میں سارا مال اڑا دیا اور دکان بیٹھ گئی۔ ماموں نے جوتا اٹھا لیا کہ اب جو کرو مزدوری کرو مگر کچھ بھی کما کر لاؤ تاکہ 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو۔ ناچار ایک لنگوٹیا یار کو خط لکھا جو لاہور میں رہتا تھا۔ اس نے کہا یہاں میرے پاس آ جاؤ تو کچھ سبیل کر پاؤں گا۔ ساس بولی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ، مجھے تمہارا اعتبار نہیں، ایسے تو اور بگڑ جاؤ گے، پھر وہاں کون تم کو پکا کر دے گا، کتنے دن ہوٹلوں کا کھاؤ گے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ ان بیچاری نے اپنے زیور بیچ کر شہزاد کی جیبیں بھر دیں کہ پردیس میں کرائے کا گھر لے گا، بہو کے ساتھ ٹھوکرے نہ کھاتا پھرے، اور جب تک وہاں کام ملے گا خرچہ بھی تو کرنا ہوگا۔ رقم جیب میں ڈال کر میرے ساتھ لاہور زیب نامی دوست کے پاس آ گئے جو اکیلا رہتا تھا۔ وہاں ہی اس کے ساتھ مجھے ٹھہرا دیا۔ پتہ چلا کہ یہ تو منشیات کا کاروبار کرتا ہے اور بڑے لوگوں سے اس وجہ سے جان پہچان ہے کہ ان کی عیاشی کے انتظامات کر کے رقم کماتا ہے۔ ایسے شخص کو عرف عام میں لوگ دلال کہتے ہیں۔ اس کے گھر کئی طرح کے بدکماش لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اور شہزاد مجھ سے کہتے تھے کہ زیب کے مہمانوں کے لیے چائے اور کھانا وغیرہ تم کو بنانا ہوگا، تبھی تو وہ مجھے کسی کام پر لگوائے گا۔ اف، ایسا غلط ماحول کہ کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ ایسی جگہ رہنا پڑے گا۔ میرا تو دم گھٹتا اور کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ زیب خان اس بازار سے لڑکیاں لاتا اور آگے عیاش سیٹھوں کو پہنچاتا۔ کس قدر گھناؤنا کاروبار تھا۔ جلد ہی مجھے اپنی بھی عزت خطرے میں نظر آنے لگی کہ شہزاد نے تو گویا میری حفاظت سے ہاتھ ہی اٹھا لیے تھے۔ اب میں کلی طور پر اس کے دوست کے رحم و کرم پر تھی۔ جب یقین ہو گیا کہ کسی دن یہ بے ضمیر میری عزت کا بھی سودا کر گزرے گا تو میں نے اپنے والد کو خط لکھا۔ سودا لانے والے لڑکے کی منت کی کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تم یہ خط سپرد ڈاک کراؤ۔ وہ بیچارہ شریف دل انسان تھا، اس نے بھی خطرے کی بو پا لی تھی۔ بڑی رازداری سے میرا خط پوسٹ کرایا۔ ادھر میرے والدین پریشان تھے کہ شہزاد مجھے لے کر کہاں چلا گیا ہے۔ میرا خط ملا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ والد فوراً میرے لکھے پتے پر پہنچ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے طلاق کے لیے عدالت میں کیس کر دیا۔ یوں انہوں نے میرا خلا کروا کر نشیوں کے گینگ سے میری جان چھڑوا لی۔ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ جس بیٹی کی اتنی حفاظت کی، ایسی پابندیوں میں پالا، اس کی اس طرح سے مٹی پلید ہوگی، وہ بھی اس شوہر کے ہاتھوں جو کہ عزت کا رکھوالا ہوتا ہے۔ اب ابا پچھتائے کہ کیوں بیٹی کو پڑھنے نہ دیا، جو یہ چاہتی تھی کہ اگر ہم اجازت دے دیتے تو آج اس کی زندگی بن جاتی، کیا خبر اس کے اندر کوئی ڈاکٹر، انجینئر یا ادیب چھپا ہوتا۔ لیکن شاید میری قسمت ہی ایسی تھی۔ اب کہتے پڑھو جہاں تک پڑھنا چاہو گی، میں نہ روکوں گا، لیکن میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ کاش وہ اس وقت سمجھ لیتے کہ اگر بیٹی میں صلاحیت ہو تو اس کو پڑھنے اور آگے بڑھنے سے نہ روکنا چاہیے، ورنہ یہ آبدار موتی اگر شوہر کو اچھا نہ لگے تو وہ کنکر بن کر رہ جاتا ہے۔